हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंस्टीट्यूट ने जो एमटीबी रिलीज़ करी थी दिसंबर मंथ में, उसका एनालिसिस। क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, क्या क्या टिपिकल पॉइंट्स थे और कैसे आप लोग उनका आंसर कर सकते हैं, क्या उनके बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस टेस्ट सीरीज की, तो ये इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आईसीएई ने ही मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज करी है जो दिसंबर मंथ की है। एक और मॉक टेस्ट सीरीज भी है जिसके बाद हम लोग लेटर ऑन उस पर बातचीत करेंगे। तो ये आईसीएई के थ्रू ही मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होते हैं हर बारी, उसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोग को ऑलरेडी पेपर पैटर्न पता है। आपका पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का रहता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज कंपलसरी और यू हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, जो पेपर हमारा पैटर्न है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ट्रू फॉल्स का, और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे, आइए एक बार चेक करते हैं। First part is a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई ऐसा क्लेम जो एक एंटरप्राइज करने को जा रही है लीगल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें जो आउटकम है वो अनसर्टेन है, आउटकम के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो क्या वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश इसलिए की बिकॉज बातें तो सारी ठीक करी इन्होंने, लेकिन जब एंटरप्राइज खुद क्लेम कर रही है, लीगल प्रोसेस से कर रही है, तो अगर मैं किसी के ऊपर क्लेम करूंगा तो मैं फ्यूचर में कुछ पैसा उस क्लेम से जीतना चाहूंगा। मैं पैसा गंवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि क्लेम मैं कर रहा हूं। पैसा तो उसका जाएगा जिसके ऊपर मैं क्लेम कर रहा हूं, अगर इन केस मैं केस जीतता भी हूं तो। लेकिन यहां पर वो लिख रहे हैं आउटकम अनसर्टेन है। बिल्कुल, कंटिजेंसी में आउटकम जो रिजल्ट है वो अनसर्टेन ही रहता है, लेकिन आगे इन्होंने लिख दिया कि वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है। क्या वो लाइबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं किसी के ऊपर केस करूंगा और उसके बाद मुझे कुछ पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मेरा जाएगा तो कुछ भी नहीं, तो मेरे ऊपर थोड़ी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी तो सामने वाले के ऊपर है। मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरे लिए हो जाएगी कंटिंजेंट एसेट। तो यहां पर आपको आंसर लिखना था फॉल्स, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी बट दिस इज अ कंटिंजेंट एसेट। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर किया। तो बिल्कुल इंस्टीट्यूट ने भी ये आंसर किया दैट इट इज अ फॉल्स ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। और रीजन भी उन्होंने क्या दिया, अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। ये तो पूरा पूरा क्वेश्चन में भी लिखा है, वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, ये भी लिखा है, लेकिन व्हाट इज दिस, दिस इज कंटिंजेंट एसेट। इस वजह से बेटा ये फॉल्स माना जाएगा। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप ट्रू फॉल्स का आंसर दें तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स ना लिखें, उसके पीछे रीजनिंग भी दें। तो यहां पर इसकी बेटा प्रॉपर रीजनिंग है कि वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, वो क्या है, वो कंटिंजेंट एसेट है। ऐसे ही चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट। अगर जो एरर्स कमिट किए हैं अकाउंटेंट ने वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, द एरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, उसको हम लोग कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, और ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो जाएगा। अब यहां पर भी बिल्कुल इंस्टीट्यूट ने ऐसी स्टेटमेंट दी जो आधी तो ठीक है और आधी गलत है। और स्टूडेंट सोचेगा अरे स्टार्टिंग की बात तो ठीक ही है, चलो मैं ट्रू लिख देता हूं, बट नो, इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आपका आंसर फॉल्स होगा। क्योंकि ये बात ठीक है कि जब एरर कमिटेड होंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब नलीफाई हो जाएंगे, तो एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर कहेंगे। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो जाएगा, ये बात गलत है। क्योंकि जब आपके एरर कैंसिल आउट ही हो गए तो आपका तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, डिसएग्री नहीं करेगा। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट इसका क्या आंसर कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने भी कहा इट इज फॉल्स, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट द एरर्स विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। यहां तक बात आपने ठीक करी, लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, वो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर एग्री करेगा, क्योंकि आपके एरर्स तो आपस में ही कैंसिल हो गए, आपस में ही कट गए, तो ट्रायल बैलेंस तो तभी भी एग्री करने वाला है। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस जो डिसएग्री वाला पॉइंट है वो यहां पर गलत था, जिसकी वजह से हमें स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट। कह रहे हैं जो स्टॉक एट द एंड है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, आप लोगों ने बहुत बार फाइनल अकाउंट्स में देखा होगा, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो जनरली तो आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है, और वो जनरली फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट ही होती है, लेकिन कभी कभार वो आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया होता है।
तो अगर तो वो बेटा एडजस्टमेंट में हो तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, एक बार तो हम लोग उसको ट्रेडिंग में दिखाते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, और दूसरी जगह हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर वो ऑलरेडी अपीयर है ट्रायल बैलेंस, मतलब उसका ट्रेडिंग वाला काम तो ऑलरेडी हो चुका है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि परचेजेस भी उससे आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर रखी होंगी, लेकिन और वो कह रहे हैं इसलिए हम सीधा सीधा सिर्फ बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, तो आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज उसका एक एडजस्टमेंट हो चुका होगा, अब बस वो बैलेंस शीट में दिखाना पेंडिंग है और वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। तो इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पर आंसर ट्रू करा। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस it depicts that one aspect of the double entry has been completed, वो already completed है, hence it is taken only to the balance sheet, वो सिर्फ बैलेंस शीट में ही लेकर जाया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट सेल। कह रहे हैं जब हम लोग फोरफिटेड शेयर्स होते हैं उनको वापस से री इश्यू करते हैं कोई अनदर शेयर होल्डर को, तो वो भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर ही होता है लेकिन वो सेल नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर सिर्फ ओरिजिनल इशू हो सकता है, एक बार शेयर फोरफिट हो जाते हैं उसके बाद आप किसी और को जब री इशू कर रहे होते हैं तो वो आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं माना जाता, इट इज जस्ट लाइक अ सेल, आप कोई प्रोडक्ट को वापस से बेच रहे हैं और इन्होंने बोला कि ये सेल नहीं होता ये अलॉटमेंट होता है, इस वजह से ये आंसर क्यों हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी रीजनिंग अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज अगर आप ओरिजिनल शेयर्स पे देखें तो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है सेक्शन 53 के तहत, लेकिन 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 हम जब री इशू करते हैं उन्हीं शेयर्स का, फोरफिटेड शेयर का, तो हम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर ओरिजिनल शेयर्स वाले रूल्स नहीं लग रहे, तो ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कतई नहीं हो सकता, ये क्या मान लिया जाएगा, ये बिल्कुल सेल मान लिया जाएगा, तो आंसर इज फॉल्स। इंस्टीट्यूट ने क्या रीजनिंग दी एक बार चेक करते हैं। फॉल्स, अ फोरफिटेड शेयर इज मेयरली अ शेयर, फोरफिटेड शेयर सिर्फ एक ऐसा शेयर है विच इज अवेलेबल टू द कंपनी फॉर सेल, जो अब कंपनी आगे सेल कर सकती है, एंड रिमेन्स वेस्टेड इन द कंपनी फॉर दैट पर्पज ओनली, और वो पड़ा रहेगा कंपनी के पास सिर्फ सेल के पर्पज से ही। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट ओनली अ सेल एज दे ऑलरेडी बीन अलॉटेड अर्लियर, क्योंकि अलॉटमेंट तो उसका पहले ही हो चुका था, तो अब उसका अलॉटमेंट नहीं हो रहा, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट में होती है? आंसर इज ट्रू, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू और कैपिटल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता, वो तो सिंपल सी बात बोलता है कि अगर पैसा आया तो रिसीट में रिकॉर्ड करेंगे और अगर पैसा गया तो पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा डिस्टिंक्शन लेकिन कोई और अकाउंट करता है। वो कौन सा अकाउंट है जरा सोचिए मन में, और मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर दीजिए उस अकाउंट का क्या नाम है, तो उस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। चलते हैं हम लोग आगे लास्ट पॉइंट पे। सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, कह रहे हैं क्योंकि कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है, सो इट कंटिन्यूज टू बी इन एग्जिस्टेंस, वो तभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगी चाहे डेथ हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए या मेंबर्स वगैरह चेंज हो जाए। अब ये तो देखा जाए क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं ना कहीं लॉ में भी पढ़ा होगा कि अगर कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है तो अगर अगर डेथ हो जाती है किसी की, इंसॉल्वेंसी होती है या मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो क्या कंपनी तभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगी? बताओ बताओ बताओ। आंसर इज यस ट्रू, कंपनी तभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। इसमें आपने कोटेशन भी पढ़ा होगा, इवन एन हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट बस्ट अ कंपनी। तो मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, डेथ होती रहेगी, इंसॉल्वेंसी होती रहेगी, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। As per perpetual existence of the company has existence independent of its members, it continues to be in existence despite the death, insolvency या change। चाहे डेथ हो, चाहे मेंबर्स बदले जाएं, चाहे कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो बिल्कुल बिल्कुल अभी भी अलाइव मानी जाएगी और वो बिल्कुल अभी भी वर्किंग में मानी जाएगी। All right, so next question we have is a theoretical question, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करा हुआ है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के ट्रांजैक्शन है, उन्हीं को ही सिर्फ हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह देंगे
और जो नॉन क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन है, कह सकते हैं जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, जैसे कि और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उसको हम अपनी बुक्स में बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है अंडर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज कि आपके एक पर्टिकुलर ईयर में जो रेवेन्यू आपने अर्न किया है, जो आपने एक पर्टिकुलर ईयर में रेवेन्यू अर्न किया है, it should be match with the expenses of that particular year to arrive at the correct profit। हम करेक्ट प्रॉफिट तभी निकाल पाएंगे जब एक साल के रेवेन्यू में से उसी साल के एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ना कि किसी और साल के एक्सपेंस को माइनस करेंगे। मतलब अगर पिछले साल का कोई खर्चा है, चाहे आपने करंट ईयर में उसका पेमेंट किया है, वो पिछले साल के ही रेवेन्यू से माइनस होगा, वो इस साल के रेवेन्यू में से नहीं माइनस हो सकता। इस बार कौन से एक्सपेंस आएंगे? जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। इस बार कौन सा रेवेन्यू आएगा? जो करंट ईयर को बिलोंग करता है, चाहे फिर वो रेवेन्यू आपको कैश में रिसीव हुआ या नहीं हुआ, दैट इज इमटेरियल। सिमिलरली चाहे वो एक्सपेंस आपने करंट ईयर में पे करा या नहीं करा, दैट इज अगेन इमटेरियल। ऐसे करके जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, और यही हमारे लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर बताता है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आई होप बच्चे इसको कर पा रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपॉन योर टॉपिक इन्वेंट्री। तो फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ऑफ अ केमिकल मिल। और ये आपको सारी की सारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन दी हुई हैं। सबसे पहले यू आर गिवन विद ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि नील ही है, तो हमको इसमें कुछ करना नहीं। उसके बाद आपको परचेजेस दी हुई हैं, देन इशूड फॉर कंजम्पशन, अगेन परचेजेस आपको दी हुई है, और लास्ट की दो भी आपको इशू दी हुई हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 24 इफ द कंपनी फॉलोज वेटेड एवरेज मेथड। हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, जैसे कि फीफो, नेक्स्ट इज लीफो मेथड, एंड देन वेटेड एवरेज, एंड लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा है वो है सिंपल एवरेज। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज अपॉन वेटेड एवरेज। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट हम लोग करते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट आपको पहले बनाना होता है, जो टेबुलर फॉर्मेट में है। उसमें हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिसीट्स, जो भी आपको इनफ्लो आया गुड्स का। देन वी विल राइट हेयर इशू, जो भी आपने इश्यूज किया टाइमली अलग अलग टाइम पे। एंड लास्ट वन इज बैलेंस। इसके सब कॉलम हम लोग बनाएंगे यूनिट्स, रेट्स एंड अमाउंट, कितनी यूनिट्स किस रेट पे, एंड टोटल अमाउंट कितना आपको रिसीट हुआ। सिमिलरली इश्यूज में भी यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट। और अगर हम लोग बैलेंस की बात करें तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग इन्वेंट्री नीला, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। 1 जनवरी 24 को परचेजेस करिए। सो 1 जनवरी को आपने परचेजेस करी, कितनी यूनिट्स? 100 यूनिट्स एट 300 पर यूनिट। सो 100 यूनिट्स एट 300, तो जो आपका टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर हो जाता है 30,000 का। इस डेट पे इशू कुछ है ही नहीं, तो ये टोटल आपका बैलेंस बन जाएगा 100 यूनिट्स एट 300 रेट, तो ये 30,000 ही आपके बैलेंस में आ जाएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपने इशू कर दी 50 यूनिट्स ऑन 15 जनवरी। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही लॉट है 100 यूनिट्स का, तो ऑब्वियसली हमको जो इशू करना है वो इसी लॉट में से हमें इशू करना है। तो हम लोग इशू भी इसी रेट पे करेंगे, 50 यूनिट्स एट 300 रेट। तो हमारा 15,000 का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द बैलेंस 50 यूनिट्स। रेट विल बी, अगर हम टोटल अमाउंट देखें, बिकॉज वेटेड एवरेज है तो रेट हम लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 30,000 का सामान पड़ा हुआ था, हमने 15,000 का इशू कर दिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 15,000 अमाउंट। और अगर अब हम लोग इसका रेट निकालें, कैसे रेट निकाल सकते हैं? अमाउंट को जब हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेट आ जाएगा। सो 15,000 डिवाइड बाई 50, रेट विल बी सेम। ये तो हमें वैसे भी पता था सेम ही आएगा, बिकॉज अभी एक ही लॉट है और उसी लॉट में से कुछ भी जाएगा तो रेट आपका अभी चेंज नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद दोबारा से परचेजेस करी हैं ऑन 1 Feb 200 यूनिट्स एट 400 पर यूनिट। अब रेट जो है थोड़ा सा महंगा हो गया, तो 1 Feb को 200 यूनिट्स एट 400 रेट हमने परचेज करी। तो टोटल 80,000 का सामान हमने और बाय कर लिया। इशू इस दिन पे कुछ है नहीं, तो अब मेरे पास टोटल गुड्स कितने बचे?
इसको आपको अब ध्यान से देखना है। पहले 50 यूनिट्स आपके पास बैलेंस पड़ी थी और 200 का आपको और रिसीट हो गया, तो जो टोटल यूनिट्स हैं वो मेरे पास आ जाती हैं 250। और 15,000 का पहले आपके पास अमाउंट था गुड्स से, और अब आपके पास 80,000 के और आ गए, तो अब आपके पास जो टोटल गुड्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 95,000। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यू रेट आ जाएगा कि अब अपकमिंग रेट क्या है। तो अभी आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द न्यू रेट। ऑल राइट, तो आप 95,000 को 250 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 380, जो हमारा न्यू रेट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। अब आपने इशू कर दिया अगेन 100 यूनिट्स ऑन 15th ऑफ फेब, तो 15th फेब को अब 100 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। अब तो रेट आपके पास वेटेड एवरेज में तो एक ही रह जाता है, तो इसी रेट पे करेंगे। 100 यूनिट्स आपने 380 पे इशू करी तो 38,000 के गुड्स चले गए। 250 में से 100 यूनिट्स ऑलरेडी इशूड हैं, वी आर लेफ्ट विद 150 यूनिट्स, और टोटल 95,000 में से 38,000 के आपके गुड्स चले गए, तो 95,000 माइनस 38,000 हमारे पास 57,000 के गुड्स रह जाएंगे। और अब आप इसको डिवाइड करेंगे 150 से, तो ऑब्वियसली रेट तो सेम रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर इसको इसी तरीके से शो करना है। चलिए, और इसके बाद अब लास्ट ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है। आपने 20th फेब को दोबारा से इशू कर दिए 100 यूनिट्स, तो आप इशू में दोबारा से 100 यूनिट्स लिखेंगे। 150 में से 100 यूनिट्स भी अगेन 380 पे जाएंगी, तो 38,000 के गुड्स वापस से चले गए। अब 150 में से अगर 100 यूनिट्स और इशू हो गई, वी आर लास्टली लेफ्ट विथ 50 यूनिट्स, और 57,000 में से 38,000 का आपका सामान चला गया, तो हमारे पास जो गुड्स बच रहे हैं वो बचेंगे 19,000 के, और जो रेट हमारे पास एंड में भी रहेगा वो भी रहेगा 380। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो हो जाएगा 19,000 का। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में से ही था और एग्जाम में भी जरूर आ सकता है, तो आप लोग अपने लेवल पे भी इसको जरूर प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन दिया बिल्कुल इसी की तरीके से सिमिलर दिया हुआ है, यही पैटर्न रहता है। आपको ऊपर फॉर्म का नेम जरूर लिखना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड देन रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना आंसर आ रहा है, 19,000 इज द आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एमटीपी में है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, विच इज बेस्ड अपॉन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग एरर्स were found in the books of Saraswat and Sons, give the necessary entries to correct them। हमको यहाँ पर रेक्टिफाई करना है। और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, मतलब यहाँ पर वो P&L एडजस्टमेंट वाला कोई भी काम नहीं होने वाला। तो आइए देखते हैं क्या एरर्स यहाँ पर अकाउंटेंट ने किए। फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए, अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। अब देखो, खरीदा तो फर्नीचर है और अकाउंटेंट ने एंट्री कहाँ कर दी, परचेज डे बुक में। तो इन पर्टिकुलर एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमारा एक ही स्लोगन था, क्लासेस में भी और बाकी जगह भी जहां पर भी हमने डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो करना था उसको कर दो, जो करना था उसको कर दो, और जो गलत कर दिया अकाउंटेंट ने उसको रिवर्स कर दो। बस इतनी सी बेटा आपको टेक्निक समझनी है, जो करना था वो कर दो और जो गलत कर दिया उसको रिवर्स कर दो। तो करना क्या था, फर्नीचर को डेबिट करना था और अकाउंटेंट ने परचेज को डेबिट कर दिया। तो क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करना था तो जो करना था वो कर दो, फर्नीचर को डेबिट कर दो, और जो परचेज को गलत डेबिट कर दिया उसको रिवर्स कर दो, मतलब उसको क्रेडिट कर दो। सो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी फर्नीचर टू परचेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन अमाउंट ऑफ 3,000 ड्यू फ्रॉम सत्यम विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। तो आपको 3,000 रुपये मिस्टर सत्यम से लेने थे जो कि बैड डेट डिक्लेयर हुए थे प्रीवियस ईयर, वो रिकवर्ड हो गए इन द करंट ईयर, इस साल वो रिकवर्ड हो गए, हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यम, और अकाउंटेंट ने इसको सत्यम के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। तो आपको बताना है क्या ऐसे इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो देखिए, जब आपको बैड डेट रिकवर्ड होता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, जब भी बैड डेट की रिकवरी होती है हम लोग क्या एंट्री करते हैं, एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। और यहां पर अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी, उसने पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यम में इसको पोस्ट कर दिया, तो उसने यहां पर एंट्री कर दी होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सत्यम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सत्यम, ये गलत एंट्री कर दी। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट ये तो दोनों बातों में कॉमन ही है, हमारी भी एंट्री में और अकाउंटेंट की भी।
लेकिन बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना था, उसने सत्यम को क्रेडिट कर दिया। तो जो करना था वो कर दो और जो गलत कर दिया उसको रिवर्स कर दो। तो टू बैड डेट रिकवर्ड तो करना ही था, तो इसको टू बैड डेट रिकवर्ड कर दो, क्रेडिट में बैड डेट रिकवर्ड लिख दो। और जो उसने सत्यम को क्रेडिट कर दिया इसको रिवर्स कर दो, मतलब सत्यम को क्या करेंगे, सत्यम को हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी सत्यम डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, और अमाउंट जितना है मतलब 3000, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा ही। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल एरर जिसको आपको यहाँ पर रेक्टिफाई करना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माइनर रिपेयर्स मेड टू द बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 18,500। आपने छोटी मोटी रिपेयर करी है बिल्डिंग में 18,500 की, और डेबिट कर दिया बिल्डिंग का अकाउंट। यहाँ पर जब छोटी मोटी रिपेयर है, वो कोई पुट टू यूज वाली रिपेयर नहीं है या कोई कैपिटलाइज करने वाला ऐसा खर्चा नहीं है, तो वो उसी एक्सपेंस के नाम पे डेबिट होना चाहिए था। तो यहाँ पर रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, अकाउंटेंट ने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। तो जो करना था वो हमने कर दिया, कर दो, और जो गलत कर दिया उसको रिवर्स कर दो। तो बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को बेटा हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू 18,000 हैव बीन रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। तो आपने गुड्स खरीदे हैं राम सिंह से और ये अनरिकॉर्डेड रह गए, तो दिस इज सिंपली एन एरर ऑफ ओमिशन। एरर किस चीज का है, ओमिशन का, क्योंकि आपने कोई एंट्री नहीं करी। तो ये तो सबसे सिंपल होता है रेक्टिफाई करना, आपको जस्ट एंट्री करनी है। गुड्स आपने परचेज करे और इसकी एंट्री नहीं हुई, तो आओ जी एंट्री कर दें, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम सिंह। क्या हो जाएगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम सिंह 18,000 एंड 18,000। नेक्स्ट इज कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 15,000 रुपए। अब कॉलेज की फी ओनर या प्रोप्राइटर के बेटे की ही फीस है और डेबिट कर दिया ऑडिट फी अकाउंट में। बताओ, आपकी ये पर्सनल एक्सपेंडिचर था जिसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, तो डेबिट होना चाहिए था ड्राइंग्स, और अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया ऑडिट फी। तो जो करना था वो कर दो, क्या करना था, ड्राइंग्स को डेबिट करना था तो ड्राइंग्स को डेबिट कर दो, और जो गलत चीज को डेबिट कर दिया अकाउंटेंट ने उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। तो हम ऑडिट फी को यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑडिट फी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री है वो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑडिट फीस 15,000 एंड 15,000। ये हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिसीट ऑफ 4,500 फ्रॉम कनिका क्रेडिटेड टू अनीता। तो आपको 4,500 रुपए कनिका से मिले थे, तो आपकी जो एंट्री करेक्ट बनती थी वो बनती थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनीता। अकाउंटेंट ने क्या एंट्री कर दी होगी, अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिटेड, अच्छा हमको कनिका से मिले थे, ओके, और उसने अनीता लिख दिया, ऑल राइट। तो यहां पर इसका मतलब करेक्ट एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री थी कैश टू कनिका, और अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी कैश टू अनीता। तो इसका मतलब कैश कैश तो ठीक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाद विवाद है ही नहीं। दिक्कत है क्रेडिट साइड पे, आपको क्रेडिट करना था कनिका को और अकाउंटेंट ने क्रेडिट गलत कर दिया किसको, अनीता को। तो जो करना था वो कर दो, जो करना था वो कर डालो, और जो अकाउंटेंट ने गलत कर दिया उसको वापस से रिवर्स कर दो। तो अनीता को हम लोग कर देंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे कनिका को। अनीता टू कनिका विल बी अवर रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गुड्स अमाउंटिंग टू 8,900 हैड बीन रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर। 8,900 के गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री, और हमने इन्वेंट्री में भी रख लिए, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। तो अगेन इट इज एन एरर ऑफ ओमिशन। आपने गुड्स वापस भी ले लिए कस्टमर से, लेकिन आपने इसकी एंट्री नहीं करी है। तो जब हम गुड्स वापस लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, और जिससे आपने गुड्स लिए हैं नाम कुछ नहीं लिखा, तो आप भी सिंपली यहाँ पर टू कस्टमर लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न टू कस्टमर विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री, अमाउंट 8,900। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 7,500 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन। आपने 7,500 पे किए अपने वर्कर्स को, वर्कमैन को वेजेस के तौर पे, लेकिन उससे उन्होंने ऑफिस फर्नीचर बनाया फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, और इसको चार्ज कर दिया वेजेस में। तो जब वो वेजेस से ऑफिस फर्नीचर बना रहे हैं तो ये कैपिटलाइज्ड आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए ऑफिस फर्नीचर के नाम से। तो यहाँ पर आपको जो डेबिट करना था वो करना चाहिए था ऑफिस फर्नीचर, और यू कैन सिंपली राइट फर्नीचर को डेबिट करना था, और उन्होंने यहाँ पर रॉन्गली चार्ज कर दिया वेजेस को, मतलब उन्होंने वेजेस को डेबिट कर दिया होगा। तो जो उन्होंने गलती करी उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी फर्नीचर टू वेजेस 7,500। तो थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग इजीली रेक्टिफाइड एंट्री तक पहुंच पाएंगे। आगे चलते हैं। सैलरी पे टू क्लर्क 18,000 रुपए हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट।
जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी के नाम की जरूरत ही नहीं होती। सैलरी पे की एंट्री बहुत सिंपल सी होती है, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये आपको यहाँ पर एंट्री बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए थी 18,000 रुपीज से। लेकिन हमारे अकाउंटेंट भैया ने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर क्या करा, उन्होंने डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट उस क्लर्क का। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर एंट्री करी होगी, क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, और क्रेडिट तो ऑब्वियसली उस पर कोई दिक्कत है नहीं, वही कैश किया होगा। तो कैश कैश में कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी को डेबिट करना था, इसने पर्सनल अकाउंट को डेबिट करके मिस्टेक कर दी। तो बेटा जो करना था वो कर दो, सैलरी को डेबिट करना था, सैलरी को डेबिट कर दो, और जो गलत चीज को डेबिट कर दिया इसको रिवर्स कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। तो सैलरी टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट आपकी ये रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, तो आपको एग्जाम में भी ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है। अभी एक पॉइंट और भी है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव जिसका अमाउंट है 20,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। आपने परचेज करे थे गुड्स राघव से 20,000 के, अकाउंटेंट ने इसको सेल ट्रीट करते हुए सेल बुक में डाल दिया। तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए था और क्या कर डाला। तो एंट्री बहुत सिंपल सी बनती थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राघव, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राघव 20,000, ये आपकी एंट्री एक्चुअल में बनती थी। और यहाँ पर जो एंट्री कर दी गई वो सेल बुक मान के कर दी, तो इसका मतलब जो एंट्री हो गई वो एंट्री कर दी गई राघव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 20,000 एंड 20,000। अब बिल्कुल वही चीज सोचेंगे, जो करना था वो कर दो और जो गलत कर दिया उसका उल्टा कर दो। तो परचेज को डेबिट करना था, परचेज तो आपको इस अकाउंटेंट की गलत एंट्री में कहीं दिख ही नहीं रही, तो जो परचेज को डेबिट करना था वो कर दो, हमने कर दिया। और राघव को क्रेडिट करना था, राघव को इसने उल्टा डेबिट कर दिया, बिल्कुल रिवर्स पोजीशन ले ली। तो राघव को अब हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से करेंगे, एक बार तो मुझे राघव को क्रेडिट करना है जो ओरिजिनली करना था, और दूसरी बार जो इसने राघव को गलत डेबिट कर दिया इसको कैंसिल करने के लिए भी मुझे क्रेडिट करना है। तो मैं राघव को टोटल 40,000 से मैं क्रेडिट करूंगा। और इसने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स तो यहाँ पर कुछ थी ही नहीं, ये तो परचेज थी, तो सेल्स को भी कैंसिल करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी परचेज डेबिटेड सेल्स डेबिटेड टू राघव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, या आप खुद भी सोच पा रहे होंगे कि सर हम तो बिल्कुल खुद ही कर पा रहे थे। तो आपको बिल्कुल एक इनिशिएटिव लेके मॉक टेस्ट पेपर को खुद से ट्राई भी करना चाहिए। बाकी जो जो पॉइंट टिपिकल है या मुझे लगते हैं मुझे डिस्कस करने चाहिए वो मैं आपके साथ यहाँ पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस चांद एंड एसोसिएट्स परचेज्ड अ मशीन फॉर 3 लाख ऑन 1 जनवरी 21। अनदर मशीन कॉस्टिंग 4,50,000 was purchased on 1 July 22. Now on 31st December 23 the machine purchased on 1 January 21। इसका मतलब ये वाली बेटा मशीन की बात कर रहे हैं, जो देखो जो हमने 3 लाख की पहले खरीदी थी वो अब इन्होंने बेच दी 1.5 लाख। तो जब भी कोई मशीनरी बेचते हैं उस पर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, और तब तक का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15% डब्ल्यूडीवी मेथड पे। कंपनी क्लोज करती है अपनी अकाउंट 31 दिसंबर, मतलब यहाँ पर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। और आपको मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। बस आपको तीनों अकाउंट बनाने आने चाहिए, और 10 मार्क्स का पूछा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम में भी आपके आ सकता है। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें P&L, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, जो आपने 3 लाख वाली मशीनरी दी है इसी को कंप्यूट करने में आएगा। तो मैं इसके लिए आपको यहाँ वर्किंग नोट बना देता हूँ। तो देखो 1 जनवरी 21 को आपने मशीन खरीदी थी, आओ जी देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी बिकी है उस पर प्रॉफिट लॉस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी मशीनरी थी ये हमने खरीदी कब थी, 1 जनवरी 21 को 3 लाख रुपए की। ओके जी, तो इसकी कॉस्ट 1 जनवरी 21 को कितनी है, 3 लाख रुपए की है। और अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से। और ये बिक कब रही है, ये बिक रही है, देखो लिखा हुआ है ऑन 31 दिसंबर 23। द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 21 वॉज सोल्ड। तो आओ जी इस पर पहले डेप्रिसिएशन लगाए। पहले डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर 21 का, 2021 का। रेट क्या है, रेट है 15%, मेथड है डब्ल्यूडीवी। सो 3 लाख का 15% हमारे पास हो जाता है 45,000। तो जो वैल्यू बचेगी इट विल बिकम 255। इसके बाद हम लोग फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे
ईयर 2022 का। ओके जी, तो 2,55,000 पे लगेगा 15%, क्योंकि WDV है, बची हुई वैल्यू पे लगेगा। ये हो गया 38,250। और इसके बाद जो हमारी वैल्यू बच जाती है, वो हमारी वैल्यू बच जाती है 2,16,750। और अब 2,16,750 पे फर्दर डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर 23 का। क्यों लगेगा? क्योंकि जो अब मशीन है वो 31 दिसंबर 23 को बेच रहे हैं, तो 23 का भी यहाँ पूरा डेप्रिसिएशन हमको लगाना पड़ेगा। सो 216,750 का 15% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3251। 2.5 आप 2 और 3 कुछ भी ले सकते हैं। और इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास जो WDV वैल्यू आ गई आफ्टर 3 ईयर्स, इट बिकम्स 184,237, 1,84,237। और ये जो बेची जा रही है सोल्ड फॉर, कितने की बेची जा रही है? ये बेची जा रही है आपके पास 1,50,000 की। तो 1,50,000 की बेच रहे हैं, जबकि उसकी WDV वैल्यू होती है 1,84,000। तो फटाफट से बताएंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बहुत इजी है इसको देखना। आपकी चीज़ महंगी दी, आपने सस्ते में बेच दी, मतलब आपको यहाँ पर लॉस हो गया। और कितना लॉस हुआ? 34,237। तो यही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलरली डेप्रिसिएशन निकालने हैं, वैल्यू कंप्यूट करनी है, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, बस आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें ये करते रहनी है। चलिए जी आगे चलते हैं। मैं आपको इसका सारा सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री हमने कर लिया था, ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा सोल्यूशन है। उसके बाद अभी हम लोगों ने मशीनरी वाले क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाया, तो आप देख सकते हैं आपको भी यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर लॉस का कंप्यूटेशन आपको बिल्कुल बिल्कुल दिखाना होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉस कितना आ रहा है 34,238, और हमने 237 क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया था तो बिल्कुल वही है। इसको आप कुछ भी ले सकते थे, नो इशू, क्योंकि 2.5 था। बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट। आइए जी आगे चलते हैं। So next is PQRNS has been carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio 4:3:2:1। ये इनकी old ratio है। And now they decided to dissolve the partnership on the basis of following balance sheet। ये आपको balance sheet दी हुई है on the date of dissolution। Capital account P और Q के क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये बिल्कुल सॉल्वेंट है। और बाकी एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स। और आगे चलें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड मॉर्गेज लोन, यहाँ पर कैश इन हैंड है। और कैपिटल ओवरड्रॉन है ROS की, मतलब ROS की कैपिटल का डेबिट बैलेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इन पार्टनर्स के बाद थोड़े से पैसों की तंगी चल रही है और फर्म आपकी हो जाती है डिसॉल्व। और उसके पीछे रीजन क्या रहता है? क्लियरली लिखा है आर बिकेम इनसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। तो कुछ भी यहाँ से नहीं मिला। तो जब कुछ भी नहीं मिला तो जो भी डेफिशिएंसी होगी आर की, वो डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कोई रिमेनिंग पार्टनर में ऐसा पार्टनर तो नहीं है जिसका कैपिटल अकाउंट डेबिट है। बिल्कुल है, ये मिस्टर एस। तो मिस्टर एस कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे आर के लिए। कौन कौन कंट्रीब्यूशन करेगा? पी एंड क्यू। और किस रेशियो में? अपनी कैपिटल की रेशियो में, जो आपको दिख रही है रेशियो हो जाएगी 216 एंड 144। इसको आप फर्दर अगर डिवाइड कर सकते हैं तो ये रेशियो बिल्कुल और डिविजिबल होगी। 12 से डिवाइड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 18:12। और फर्दर ऑन ये हो जाएगा 9:6। एंड इसके बाद भी ये हो जाएगा 3:2। तो आपको इस रेशियो में कंपनसेट करना है जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, और वो पार्टनर का नाम है आर। और बाकी जो गार्नर वर्सेस मरे के प्रिंसिपल हैं वो आप अप्लाई करेंगे। मतलब कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं जैसे कि पी और क्यू, ये अपना रियलाइजेशन लॉस भी लेकर आएंगे जितना भी बनेगा, और अकॉर्डिंगली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे इसमें मेजर पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। इसमें आपको रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। यूजली यहाँ पर लॉस ही आएगा, और वो लॉस जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेकर आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जो एक पार्टनर यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो रहा है इसको वो पैसा देंगे, कंपनसेट करेंगे। लेकिन इसमें एस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो खुद भी डेबिट बैलेंस यहाँ पर कैरी करता है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने दिया मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल था। आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है और सम अदर इन्फॉर्मेशन है। सारी चीज़ें जानी पहचानी है, आपको पता है उनका ट्रीटमेंट क्या है। कैपिटल है, बैलेंस शीट में जाएगी लाइबिलिटी में। परचेज सेल ट्रेडिंग की आइटम है। ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग में यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
फ्रेट इनवर्ट ट्रेडिंग की आइटम है, सैलरीज P&L में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस P&L में आएगा, फर्नीचर आपकी एसेट है बैलेंस शीट में आएगी, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल अगेन बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, एसेट लाइबिलिटी, रिटर्न्स का मतलब है सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, ये आप अपनी परचेजेज और सेल में से माइनस कर देंगे। जो यहाँ पर डेबिट वाली साइड पे है ये है सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट वाली साइड पे है ये है परचेज रिटर्न। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन ये P&L में एक्सपेंस और इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। बैड डेट आपका लॉस है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, अच्छा बैड डेट पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब आपको बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इसका मतलब ये ट्रेड रिसीवेबल से ऑलरेडी एडजस्टेड है, अब हमें बैड डेट का बस एक ही ट्रीटमेंट करना है और ये P&L में लॉस की तरह दिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये आपकी एसेट है बैलेंस शीट में आ जाएगी। कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट है, अगेन बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगी। और उसके बाद ये आपको जीएसटी की चीजें दी हुई हैं जो मुझे लगती हैं यहाँ पर डिस्कस करने लायक, बाकी ऐसे क्वेश्चन में मुझे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा, तो बस इसको डिस्कस करते हैं। इनपुट CGST आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है 30,000, इनपुट SGST भी पड़ा हुआ है 30,000, और इसके कंपैरिजन में आपके पास आउटपुट की लाइबिलिटीज हैं 24 और 24, तो चिंता करने की बात है नहीं क्योंकि इनपुट ज्यादा बचा हुआ है, आउटपुट लाइबिलिटी कम है। तो हम अपने 24,000 CGST की लाइबिलिटी के लिए 30,000 में से 24 इनपुट यूज करेंगे और 24,000 आउटपुट SGST की लाइबिलिटी के लिए ये वाला इनपुट यूज करेंगे, तो उसके बाद भी मेरे पास इनपुट बचा रहेगा, इनपुट CGST 6,000 बचा रहेगा, और साथ में इनपुट SGST भी मेरे पास बचा रहेगा। कितना? ये भी मेरे पास 6,000 बचा रहेगा। लेकिन इसके बाद आपके पास एक और लाइबिलिटी है जो कि है आउटपुट IGST की, और वो है 18,000 रुपए। तो मैं 18,000 रुपए में से ये 12,000 रुपए तो इन इनपुट से पे कर दूंगा, और इसके बाद भी मेरे पास आउटपुट IGST बचा रहेगा कितने का? 6,000 रुपए का। तो बस आपको फाइनली लास्टली इस आउटपुट IGST को लाइबिलिटी साइड पे दिखा देना है 6,000 का, और बाकी किसी का कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से हम लोग अपनी GST की लाइबिलिटी का सेट ऑफ करते हैं, कह सकते हैं नेटिंग करते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इन्वेंट्री आपको दी हुई है कितनी है, ये बेटा क्लोजिंग स्टॉक है, आपको इसका ट्रीटमेंट पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। और फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है, डेप्रीसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है P&L में आएगा, और बैलेंस शीट में आपकी एसेट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस होके नेट वैल्यू ऑफ फर्नीचर यहाँ पर दिखाई देगी। और इसको 8 मार्क्स में पूछा, जो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है, कोई लंबी चौड़ी एडजस्टमेंट है नहीं टेक्निकल, बहुत सिंपल सी दो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने। ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन NPO। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। न्यू स्टेट सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 23। आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 23 की। कैपिटल फंड, एक्सपेंसेस पेबल, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड बैंक एंड कैश बैलेंस आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साथ, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विच यू ऑल नो कि कैश बेसिस के ऊपर बनता है, वो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इसका मतलब जो भी डेबिट साइड है ये सारी की सारी रिसीट्स होंगी, और जो भी आपको क्रेडिट साइड पे चीज़ें दी हुई हैं ये सारी की सारी यहाँ पर पेमेंट्स होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। देन एंट्रेंस फी से आपके पास पैसा आया, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन से आया, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स, कुछ पुराने पेपर्स वगैरह सेल करके आपको पैसा मिला। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, अपना लेक्चर हॉल हायर पे दिया, किराए पे दिया, उससे आपको इनफ्लो हुआ। देन यू हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, बुक्स परचेज करिए आपने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पहले के चल रहे थे उनको आपने पे किया, रेंट आपने पे करा, और आपने और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट करी सिक्योरिटीज में, सैलरीज पेमेंट करी, और इसके बाद आपके पास बैंक और कैश का बैलेंस इतना इतना बच गया, जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर आप देखो 50,000 एंड 50,000 है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही आपका ओपनिंग बैलेंस है 50,000 एंड 50,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, हम लोग यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे।
मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमारी जो पहली एडजस्टमेंट है वो कह रही है कि जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपको मिला उसमें 20,000 रुपये आपको मान के चलना है कि आपको एडवांस में मिला है। तो अगर हम लोग इस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की बात करें जो कि 4 लाख है, अगर 20,000 एडवांस है, आपका टोटल जो रिसीट साइड पे आपको मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिख रहा है, आओ जी इसको अच्छे से समझते हैं कैसे करना है। आपको जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दिख रहा है वो है 4 लाख रुपए जो आपको यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है। तो रिसीव्ड हुआ 4 लाख, और आपको एडजस्टमेंट्स कह रही हैं कि इसमें से जो आपको एडवांस में मिला है वो कितना मिला है। एडवांस आपको आउट ऑफ 4 लाख मिला है, यहाँ पर 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस है। तो इसका मतलब अगर 20,000 एडवांस में मिला है, इसका मतलब आपके करंट ईयर को कितना बिलोंग करता था, 3,80,000। तो ये जो आपके करंट ईयर को बिलोंग करता था ये हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाएंगे, और जो आपका एडवांस वाला पार्ट है आपको टाइम से पहले मिल गया, इसको आप लोग लाइबिलिटी में शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये दो ट्रीटमेंट आपके इस पहली पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में किए जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 और सैलरीज 6,000। तो जो आप रेंट पे कर रहे हैं और जो सैलरी पे कर रहे हैं उसमें 8,000 और 6,000 हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि अभी ये अनपेड है, और सिमिलरली 8 और 6,000 बैलेंस शीट की आप लाइबिलिटी में भी दिखाएंगे। तो देखिए जो आपको यहाँ पर रेंट दिया होगा ये रहा रेंट, इसमें आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जब आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे, और साथ ही साथ ये रहा आपका सैलरीज, इसमें भी आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग को बात करें, बुक्स को डेप्रीशिएट करना है 10% पर एनम के हिसाब से इंक्लूडिंग एडिशंस। तो अगर हम लोग बुक की बात करें, और ये भी लिखा है द एडिशंस टू बुक वो कब करी गई हैं, 1 अप्रैल 2023, मतलब ईयर स्टार्ट में ही ये कर दी गई हैं। तो अगर हम लोग अपनी पहले बैलेंस शीट में देखें, हमारे पास बुक्स ऑलरेडी 8 लाख की थी, और आपने 8 लाख के बाद इस बार 1,20,000 की बुक्स और बाय कर ली और खरीद ली, और दोनों पे मिला के जो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है वो 10% लगाना है। मतलब कि अगर मैं बुक्स की बात करूं तो पहले मेरे पास 8 लाख की बुक थी, आपने और एडिशन कर ली 1,20,000 की, तो हमारे पास जो टोटल बुक्स का टोटल हो गया वो हो गया 9.2 लाख। इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10% जो कि हो जाएगा 92,000, और रिमेनिंग जो बचेगा 9,20,000 लेस 10%, दैट इज 8,28,000। यही आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाई देगा। तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। ऐसी एडजस्टमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट में भी देखते हैं, बिल्कुल उसी लेवल की है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर एंड आर ऑल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। सिमिलर एडजस्टमेंट आपको इलेक्ट्रिक फिटिंग और फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है, और जो डेप्रिसिएशन है इसको भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पर लेकर आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लेकर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा जो भी आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे जैसे मैंने कैलकुलेट किया, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्नीचर, बुक्स तीनों का डेप्रिसिएशन आप लोग ऐसे करके यहाँ पर दिखा देंगे। चलिए इसके बाद कह रहे हैं 60% जो आपकी एंट्रेंस फी है उसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं हमें टोटल एंट्रेंस फी मिली कितनी है। तो एंट्रेंस फी की बात करें तो टोटल हमें एंट्रेंस फी मिली है 60,000। तो 60,000 का 60% अगर हमें कैपिटलाइज करना है तो 60,000 हमें एंट्रेंस फी मिली है, एंट्रेंस फीस, इसका 60% हमें क्या करना है कैपिटलाइज। तो बाकी बचा जो 40% है उसको हमें क्या मानना है, रेवेन्यू। तो जो कैपिटलाइज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36,000, और जो हम रेवेन्यू मानेंगे वो कितना हो जाएगा 24,000। अब आपको दोनों के ट्रीटमेंट आई होप पता होंगे। जो आप रेवेन्यू में लेकर जाएंगे इसको आप इनकम ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, और जिसको आप कैपिटलाइज करेंगे ये आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाई देगा, बिकॉज आपने इस एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज किया है। तो 36,000 दैट इज 60% आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाने वाले हैं, एंड 24,000 आपकी इनकम हो जाएगी। आगे चलते हैं और क्या कह रहा है एडजस्टमेंट। एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 15% पर एनम इंक्लूडिंग परचेजेस मेड ऑन 1 अक्टूबर 23 फॉर 80,000। तो जो आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ उस पर 15% इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने जो करंट ईयर में और परचेजेस किए इन्वेस्टमेंट में वो भी आपने कितने रुपए की करी है 80,000 की, उसको भी आपको यहाँ ट्रीट करना है। अब देखते हैं भैया हमारे पास पहले की, देखो आप दिख रहा है आपको ड्यूरिंग द ईयर 80,000 की हमने और इन्वेस्टमेंट करी, और पहले थी हमारी 3 लाख की। तो देखिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था वो तो 8 लाख, 8 लाख का पूरे साल का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा,
तो 8 लाख का 15% ये हो जाता है हमारे पास 1,20,000। और जो हमने एडिशन करी है ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए की हमने एडिशन करी है, आप देख सकते हैं हमने एडिशन करी है 3 लाख की। और क्वेश्चन कह रहा है जो हमने एडिशंस करी हैं, ये हमने एडिशंस कब करी हैं, ये हमने करी है 1 अक्टूबर 2023 को 80,000 रुपीज़ की, 1 अक्टूबर 2023 में। तो हमने ये जो 80,000 रुपीज़ की और हमने यहाँ पर एडिशन करी, क्योंकि हमने करी कब है 1 अक्टूबर को, तो इस पर हमें 6 मंथ्स का ही सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटू 15% इंटू 6/12, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास आ जाता है 6,000 रुपये। तो जो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,26,000। 1,26,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। अब देखते हैं हमें आउट ऑफ 126 मिला कितना है, कितना रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमें मिला है सिर्फ 16,000। तो जो रिमेनिंग हमें नहीं मिला वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एक्रूड हो जाएगा। तो माइनस करेंगे जो हमको एक्चुअल में रिसीव्ड हो गया विच इज़ ओनली 16,000। तो जो बाकी बचा 1,10,000 रुपये, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, एक बार देख लेते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट 8 लाख की थी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हमारे पास पहले 3 लाख रुपीज़ थी। ओके, ऑल राइट। तो पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख, तो इसका मतलब हमको ओपनिंग 3 लाख पे लगाना है। आई थॉट कि वो 8 लाख है, नो इशू, इसको हम लोग 3 लाख के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो 3 लाख का 15% इट बिकम्स 45,000। तो 45,000 तो पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और 6 टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास इसका मतलब जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 51, और 16 हमको ऑलरेडी रिसीव हो गया। तो 51 माइनस 16 इसका मतलब 35,000 अभी भी हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट है जो नहीं मिला। ये हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखा देंगे। ओके, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आ गया 51,000, और जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है या कह सकते हैं रिसीवेबल वो आ गया 35,000। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें बैलेंस शीट बनानी भी नहीं है, तो हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से डिस्कस करा। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी सब चीज़ें आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स कृष्णा ब्रदर्स एज ए 31 मार्च 2024। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इक्वली का मतलब 1:1 में ये प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करते हैं। आपके पास यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है। 3 पार्टनर्स हैं, अमित, ललित एंड सुमित। तो 3 पार्टनर्स हैं, 1:1 हो जाएगा। और साथ ही साथ इनके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है जो ओल्ड रेशियो में 3,000 रुपये 1:1 में तीनों पार्टनर 3,000 रुपये अर्न कर लेंगे। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स का बैलेंस है, कैश बैलेंस है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीबल में से प्रोविजन माइनस किया हुआ है, दैट्स इट। अब देखते हैं जी क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। सुमित डाइड, इसका मतलब ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिला है। जो सुमित पार्टनर था वो डाइड हो गया ऑन 1 अप्रैल 24, एंड फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज टू बी पुट इनटू इफेक्ट। और उसके डेथ होने पर क्या क्या चीजें उसको मिलेंगी वो क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर बताया। एसेट को रिवैल्यू किया जाएगा, मशीनरी 35,100, फर्नीचर 13,800, इन्वेंट्री 4,500। आप सबको पता है क्या करना है, आपको यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो आपको ऑल पार्टनर्स में, बिकॉज पहले सारे पार्टनर्स से उनको 1:1 में आपको बांट देना है। गुडविल वैल्यू की जा रही है 18,000 रुपये, और इसको क्रेडिट करेंगे विद हिज शेयर विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट। और क्वेश्चन में कभी ये बात नहीं भी लिखी होती तो भी हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। और कैसे करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे, और जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है इधर, तो वो सेक्रीफाइस पूरा ही शेयर करके चला गया, क्योंकि वो तो बेचारा डाइड ही हो गया। मतलब जो डाइड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। और ऐसे हम लोग गुडविल का यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग टू जो पार्टनर डाइड हो रहा है वो कह सकते हैं। और 6,000 रुपया उसके एग्जीक्यूटर को अभी के अभी पे किए जा रहे हैं ऑन 5 अप्रैल। और जो बाकी अमाउंट है, मान लेते हैं उससे ज़्यादा पेमेंट बनता है उसका, तो वो हम लोग उसके लोन में डाल देंगे, उसको हम लोग अभी पे नहीं करेंगे। और कह रहे हैं आगे के लिए सुमित, अमित एंड ललित, आफ्टर डेथ ऑफ सुमित, सुमित की तो डेथ ही हो गई, तो अमित और ललित जो बाकी 2 पार्टनर हैं वो इक्वली 1:1 में ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो आई गेस इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको जनरल एंट्री गुडविल एडजस्टमेंट की करनी है, जो मैंने आपको बताई दी क्या एंट्री होगी। तो देखो जी, यहाँ पर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो सुमित है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी। और जो बाकी पार्टनर्स हैं वो अभी भी अलाइव है, अमित एंड ललित सर्वाइविंग पार्टनर है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी अमित डेबिट, सुमित डेबिट, अमित डेबिट, सॉरी ललित है
जो सरवाइव कर रहा है, अमित डेबिट, ललित डेबिट, और जो पार्टनर की डेथ हो रही है टू सुमित या सुमित एग्जीक्यूटर कर सकते हैं। और कितना पैसा मिलेगा, गुडविल की बात करें तो गुडविल फर्म की है 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये में से सुमित का शेयर कितना हो जाएगा 1/3, मतलब कि 6,000। और जब आपकी ओल्ड रेशियो इक्वल है और कुछ भी नहीं ऐसा लिखा कि जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो अलग अलग रेशियो में दे रहा है, यू ऑल नो ओल्ड रेशियो ही आपकी यहाँ पर गेनिंग रेशियो बन जाएगी, मतलब 1:1 में वो गेन करेंगे। तो 3,000 रुपये आप अमित से लेंगे और 3,000 रुपये आप ललित से लेंगे, तो अमित ललित टू सुमित आपका कैपिटल अकाउंट ये गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाएगी। और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हमने डिस्कस करा, कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व का बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा तो वो बैलेंस, यही गुडविल की एडजस्टमेंट, और साथ में जो आप 6,000 रुपये पे कर रहे हो वो सब चीज़ें करेंगे। एंड लास्टली हमको बैलेंस शीट बनानी है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 12 मार्क्स आप इजीली यहाँ अचीव कर सकते हैं अगर आप सब चीज़ें प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर करते हैं। एक बार देख लेते हैं इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन। तो ये देखिए जी, आपके पास यहाँ पर एंट्री आ गई, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ज़्यादा कुछ है नहीं, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। क्रेडिट साइड पे लिखा फर्नीचर इन्वेंट्री कम हो रही है, डेबिट पे लिखा, और ये 900 रुपये का जो प्रॉफिट है 300 300 300 तीनों को बांट दिया गया। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से आ गए, ये जनरल रिजर्व 3,000 तीनों को इक्वल रेशियो में बांट दिया, ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिया गया। ये गुडविल की एंट्री जो हमने ऊपर लिखी है, सुमित को 3,000 रुपये अमित और ललित से मिलेंगे और अमित और ललित के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। फिर सुमित को कैश मिल रहा है 6,000 रुपये, दैट्स इट। अब जो सुमित का बैलेंस है वो एग्जीक्यूटर में चला जाएगा और इन दोनों का बैलेंस कैरी डाउन होके आगे कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू होगा तो बैलेंस शीट में दिखाई देगा अमित और ललित का कैपिटल अकाउंट के हेड में और सुमित का सुमित एग्जीक्यूटर अकाउंट के हेड में दिखाई देगा। ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज हो गया। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी इनकी रिवाइज्ड फिगर है उन पे लिया गया। कैश में 9,000 में से 6,000 रुपये पे कर दिए तो कैश बचा सिर्फ 3,000 का। इन्वेंट्री में चेंज था तो जो इन्वेंट्री डाउन हुई थी उसके बाद वैल्यू लिखी, और आपका ट्रेड रिसीवेबल में भी ऐसा कुछ भी चेंज नहीं था, और हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट हो जाती है टैली। इसके आपको इंस्टीट्यूट 12 मार्क्स दे रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको मेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत स्कोरिंग है और आप इजीली इसको फुल मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। 5 मार्क्स के लिए पूछा गया। अली ड्रॉज अ बिल फॉर 45,000 ऑन अकबर ऑन 15 अप्रैल 24 फॉर 3 मंथ। तो अली ने अकबर के ऊपर यहाँ पर बिल ड्रॉ करा, तो अली कौन हो गया, अली हो जाता है यहाँ पर ड्रॉअर, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ मतलब अकबर, वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर हो जाता है ड्रॉई। विच इज रिटर्न बाय अकबर टू अली आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। तो अली, अकबर ने साइन करके अली को वापस कर दिया। अली गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 44,100 ऑन 18 अप्रैल 24 एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अकबर। तो ये जो बिल था अली ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया क्योंकि उसको अर्ली पेमेंट चाहिए थी, और 45,000 के बदले में 44,100 उसको बैंक से मिले, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने कितने डिडक्ट कर लिए, 900 रुपीज डिडक्ट कर लिए, और इसका 1/3 अमाउंट उसने अकबर को सेंड कर दिया। ये जो 44,100 मिले ये उसने अकबर को सेंड कर दिया। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये म्यूचुअल एकोमोडेशन वाला क्वेश्चन है, दोनों इस बिल से एडवांटेज उठा रहे हैं। ऑन द ड्यू डेट अली फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अकबर। अब जो बैंकर है वो किसके पास आएगा पैसा लेना, अकबर के पास, क्योंकि अकबर ड्रॉई है और अकबर अपना जो बाकी बैलेंस है एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अली देने आएगा बट वो नहीं आया, और अल्टीमेटली अकबर को अपनी तरफ से वो पेमेंट करनी पड़ेगी। बट ही एक्सेप्ट्स द बिल फॉर 52,500 फॉर 3 मंथ्स विच अकबर डिस्काउंट फॉर 51,300। अब ये स्टोरी उल्टी हो गई। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब अकबर ने अली के ऊपर बिल ड्रॉ करा जो अली ने एक्सेप्ट करा, 42,500 का बिल था, और अब अकबर ने डिस्काउंट कराया 51,300 का और उसने 84,75 अली को दिए। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मेरी बुक में भी हैं, इंस्टीट्यूट के भी स्टडी मैट में भी हैं, जिसमें एक ड्रॉर पहले ड्रॉई पे बिल रेस करता है और फिर वो ड्रॉर ड्रॉई को कुछ पैसा रेमिट कर देता है, और अल्टीमेटली जब ड्रॉर ड्रॉई को पेमेंट नहीं कर पाता तो पूरी स्टोरी उल्टी हो जाती है। फिर ड्रॉई बन जाता है ड्रॉर और वो ड्रॉर के ऊपर बिल रेस करता है एंड अल्टीमेटली वो फिर डिस्काउंट करा के उसको सेंड करता है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसा ही है और इसमें आपको अली की बुक्स में यहाँ पर एंट्री करनी है, लेकिन मार्क्स हैं सिर्फ 5।
मेरे हिसाब से 5 मार्क्स इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करते। ये क्वेश्चन कम से कम भी तो 8-10 मार्क्स का जरूर होना चाहिए। इवन पास्ट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन 8-10 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस आपको रेमिटेंस वाला पार्ट एक बार देखना है कि जो 1/3 वाला अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसके बाद जो डिस्काउंट का शेयरिंग होता है उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको यहाँ पर कैसे शेयर करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 2 बार बिल डिस्काउंट हो रहा है। पहला बिल जो 45,000 का 44,100 में डिस्काउंट हो गए 1/3 रेमिट हुआ, और दूसरा बिल जो 52,500 का था और 51,300 में से उसमें से 84,75 अली को यहाँ पर रेमिट किए गए। तो आइए फटाफट से देखें हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। तो देखो जी, शुरू की एंट्री बहुत सिंपल है क्योंकि आपको यहाँ अली की बुक्स में एंट्री करनी है, और अली इनिशियली ड्रॉर था और बाद में वो ड्रॉ ही बन गया। तो पहले आप बिल रेस करेंगे, एंट्री हो जाएगी BR टू अकबर 45,000 देन आप डिस्काउंट कराने बैंक के पास गए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू BR 44,100 आपको डिस्काउंट कराने के बाद मिला। 900 बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लिए एंड 45,000 का आपके पास यहाँ पर बिल था। इसके बाद आपने इस 44,100 में से जो 1/3 अमाउंट था वो ट्रांसफर कर दिया, वो रेमिट कर दिया। तो आपका जो टोटल बिल था बेसिकली वो भी 1/3 ट्रांसफर हो गया। तो इस पूरी एंट्री को ही हम लोग 1/3 पे ट्रांसफर कर देंगे। तो अकबर डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट कैंसिल होगा। ये देखो 45,000 का 1/3 15,000, 44,100 का 1/3 14,700 एंड 900 का 1/3 कितना हो जाएगा 300 यहाँ पर हो जाएगा। आपने 1/3 अपने बिल का पार्ट क्या कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया, रेमिट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाया तो अब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई। तो क्या एंट्री होगी, अकबर डेबिटेड टू बिल्स पेबल। अब अकबर ने आपके ऊपर बिल रेस कर दिया तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई 52,500 की। और अब यहां पर आपको अकबर ने रेमिट किया, कितना रुपया रेमिट किया, आपको 84,75 रेमिट किया। तो देखते हैं वो कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पर काटेगा। बस यही वाला पार्ट बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल 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 आपके ग्रिप में होगा। देखो जो पैसा आपको मिला वो तो सिंपली आप 84,75 यहाँ पर लिख देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बट बच्चों को दिक्कत आती है सर ये डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालें। तो बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे हम लोग इस डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो सेकंड वाला बिल है इसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कितना हुआ। तो 52,500 का बिल था और 51,300 पे डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस तो 1200 है। अब 1200 में से कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस यहां पर अली बियर करेगा वो हमें देखना है। तो देखो क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय जो ओल्ड पेंडिंग अमाउंट था वो कितना था 30,000, क्योंकि अगर वो ओल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट पहले ही अकबर को पे कर देता तो ये दोबारा से बिल ड्रॉ करने की नौबत ही ना आती। ये दोबारा से बिल इसीलिए ड्रॉ हुआ क्योंकि अली ने अकबर को टाइम पीरियड से पहले पेमेंट नहीं दी और अकबर ने अपनी तरफ से वहां पर पेमेंट बैंक को करी होगी। और वो कितना अमाउंट पेंडिंग था आप लोग आराम से देख सकते हैं, 45,000 का आपका बिल था और 15,000 रुपए ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट थे। तो आपने 15,000 रुपए का ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दिया था तो आपको 30,000 रुपए यहाँ पर वापस करने थे। तो ये 30,000 जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसकी वजह से क्योंकि दोबारा से बिल बनाना पड़ा इसलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस में इसका भी इंपैक्ट लेंगे। और साथ में इस बार आपको 84,75 रुपीज रिसीव हुए हैं तो दोनों को हम लोग टोटल न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड में जो आपको इस बार टोटल बिल की नेट प्रोसीड्स मिली है उसको लिखेंगे जो कि 51,300 है, सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 900। और इसका मतलब आपने अकबर को टोटल कितने रुपए देने हैं 93,75। तो बस पूरा का पूरा जोर इस एंट्री में लगाएंगे, बाकी चीजें सिंपल है, आप लोग आई होप अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है तो बच्चे यहीं पर गलत होते हैं, यहीं पर मिस्टेक करते हैं, तो इसको बेटा जरूर एक बार ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। सो वरुण डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। वरुण प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते, डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं बनाते। हाउएवर ही मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शन एंड आल्सो इज एबल टू गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो यहाँ पर वो आपको कुछ रिकॉर्ड देते हैं बैंक ट्रांजेक्शन के और कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फाइनल अकाउंट बनाएं। फाइनल अकाउंट बोले तो ट्रेडिंग P&L आप यहां पर बनाएं, इतनी वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप बना सकते हैं। 1 जनवरी 24 एंड 31 दिसंबर 24 मतलब आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस स्टॉक और फिक्स्ड एसेट के आ चुके हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो उसमें क्या क्या है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू है 2500 और एक्चुअल वैल्यू है मतलब 1750 की आपने बेच दी। तो 2500 की चीज अगर आप 1750 की बेचेंगे
मतलब 750 का यहाँ पर आपको लॉस हो गया, ये आपने बेची है। एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं 49,250 के, और फिक्स एसेट आपने खरीदे हैं 5,000 रुपए के। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, कोई कैश में ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं। क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली बता दिया कि कोई आपको कैश की ट्रांजेक्शन नहीं माननी है, और गुड्स को बेचा जा रहा है एट कॉस्ट प्लस 25%, और कॉस्ट है गुड्स सोल्ड की 2,60,000। तो वेरी सिंपल, जब कॉस्ट आपका 2,60,000 रुपए है और गुड्स को कॉस्ट पे 25% बढ़ा के बेचा जाता है, सो 2,60,000 में अगर मैं 25% जोड़ दूं तो ये हमारे पास आ जाता है 3,25,000। इसका मतलब ये मेरी हो गई सेल्स अमाउंट। तो अब मेरे पास मोस्टली सब कुछ ही अवेलेबल है, मैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकता हूँ ट्रेडिंग P&L अकाउंट यहाँ पर बनाना। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है, सेल्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, और मैं अब इसको बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। परचेजेस भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखो जी, ओपनिंग स्टॉक 50,000, ये रहा ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50,000। परचेज की बात करें तो उन्होंने बोला गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, और कॉस्ट कितनी है 2,60,000। तो जो कॉस्ट है, यही हमारी जो कॉस्ट है 2,60,000, इसको हम लोग यहाँ पर इसका 25% प्रॉफिट बना देंगे 65,000। सेल मैंने आपको पहले ही बताया कितनी हो गई, 3,25,000 हमारी यहाँ पर सेल हो गई। हम लोग इसको ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन था 62,500, तो हमारे पास यहाँ पर परचेजेस जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट इज डन, कंप्लीट हो गया। आगे चलें तो हमारे पास अब आ जाता है P&L अकाउंट। जीपी जो आया यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, एक्सपेंसेस पेड 49,250, यहाँ पर लिख देंगे। लॉस हमने ऑलरेडी सोच लिया था कितना है, 750 का लॉस है, 750 का लॉस यहाँ पर आ जाएगा। एक बस आपको लास्ट डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रीसिएशन आप देख सकते हैं शुरू में आपकी एसेट 7,500 की थी, और आपने 2,500 की बुक वैल्यू की एसेट बेच दी। तो 7,500 की मेरे पास शुरू में एसेट थी, और मैंने 2,500 की एसेट बेच दी। आप चाहें तो फिक्स एसेट का अकाउंट भी बना सकते हैं, और 5,000 की मैंने खरीद भी ली। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 7,500 माइनस 2,500 इज 5,000, 5 प्लस 5 मेरे पास 10,000 की क्लोजिंग फिक्स एसेट होनी चाहिए, बट ये 9,000 की है। इसका मतलब 1,000 रुपये क्या लग गया, डेप्रीसिएशन लग गया, और वही हम लोग यहाँ डेप्रीसिएशन लगाएंगे। नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भी फिक्स एसेट का अकाउंट बनाया। इट इज एडवाइजेबल कि आप भी बनाएंगे, और बिल्कुल आप इजीली इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बट स्टिल आई सजेस्ट यू एक बार आप इसको जरूर जरूर खुद से भी ट्राई करने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन कंपनी अकाउंट्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सब्सटेंस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024। तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 24। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में 45,000 12% प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपीज़ के। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स 4,50,000। 4,50,000 इक्विटी शेयर हैं 10 ईच के, इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 45 लाख। तो टोटल जो हमारे पास कैपिटल ऑथोराइज्ड है वो है 49,50,000। आगे चलते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 45,000 में से 36,000 ही अभी 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच के फुली पेड इशू हुए हैं, मतलब 3,60,000 की कैपिटल इशू हुई है। एंड 4,50,000 में से 4,05,000 इक्विटी शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू तो है 10 रुपीज़, लेकिन अभी तक वो 8 ही पेड अप है, अभी 2 पेड अप नहीं है, और 8 पेड अप की वैल्यू है 32,40,000। आगे बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की बकेट में क्या क्या है। जनरल रिजर्व जो कि एक फ्री रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट रिलाइज्ड ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट बेच के प्रॉफिट मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड P&L अकाउंट। तो एक जनरल रिजर्व यहाँ पर हमारे पास फ्री रिजर्व है, और एक P&L अकाउंट भी हमारे पास बिल्कुल फ्री रिजर्व होता है, दोनों बाकी एक स्पेसिफिक रिजर्व है। आगे चलते हैं, 1 अप्रैल 24 को कंपनी फाइनल कॉल करती है 2 रुपए की, जो अभी अनपेड था, क्योंकि 8 पेड अप है, 2 रुपए अभी बचे हुए हैं, वो फाइनल कॉल करती है ऑन 4,05,000 इक्विटी शेयर, जिसके बाद ये शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे। एंड द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2024। Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus। तो हमको ऑलरेडी पता है कि हम बोनस शेयर तभी और तभी इशू कर सकते हैं जब तक जो हमारे शेयर हैं वो क्या हो, फुली पेड अप हो। तो अगर ये क्वेश्चन ना भी बोलता कि बाकी के 2 रुपए कंपनी ने कॉल किए हैं, तो भी हमको ये कॉल करना ही पड़ते। एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड।
तो आपको जो बोनस का रेशियो वो क्या दिया हुआ है, 1 शेयर इशू करेंगे फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। मतलब जो न्यू शेयर है वो एक बोनस में दिया जाएगा अगर आपके पास ओल्ड में 4 शेयर्स आप पोजेस करते हैं। कंपनी डिसाइड टू यूज कैपिटल रिजर्व फॉर बोनस इशू एज इट हैज बीन रियलाइज्ड इन कैश। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कैपिटल रियलाइज्ड है उसका प्रॉफिट रियलाइज हुआ है, रियलाइज प्रॉफिट है, तो आपके पास एक्चुअल में भी है, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, ये कोई रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट करके नहीं आया, तो बिल्कुल बिल्कुल आप कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। पास और शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट 30 अप्रैल आफ्टर बोनस इशू। ये जो आपका क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, जो मैं समझता हूं आपके स्टडी मटेरियल में सिमिलर क्वेश्चन है और बिल्कुल आप लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री की बात करें तो सबसे पहले तो मुझे 2 रुपये मंगवाने हैं, तो मैं 2 रुपये कॉल करूंगा 4,05,000 इक्विटी शेयर पे, तो मुझे 4,05,000 इंटू 2, 4,05,000 इंटू 2 8,10,000 की यहाँ पर कलेक्शन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या एंट्री होगी। तो पहले हम लोगों ने कॉल किया इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमारी नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर्स में भी एंट्री होती है, और 8,10,000 रुपये कैसे आया, 4,05,000 आपके शेयर्स है एंड 2 रुपये की आपकी फाइनल कॉल है, 8,10,000 हमने कॉल कर लिए। क्वेश्चन में लिखा है कि 20 अप्रैल को आपको पैसा भी मिल जाता है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, आपको 8,10,000 रुपये मिल गया। नाउ योर शेयर इज रेडी फॉर इशूइंग बोनस। अब वो बिल्कुल बोनस इशू कर सकता है, और हमें अच्छे से पता, जब हम लोग बोनस इशू करते हैं पहले हम लोग ब्लॉक्ड रिजर्व या यूं कहें जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसको यूज करते हैं, अगर उसमें भी कमी रह जाए, वो कम पड़ जाए, तो ही हम लोग फ्री रिजर्व में आते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। तो 4,05,000 रुपये का आपको जो बोनस है वो 1:4 में आपको देना है, सो 1/4 ऑफ 4,05,000, इसको हम लोग कैलकुलेट करें 4,05,000 इंटू 1/4, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर जो आपके पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं 1,01,250, एंड 1,01,250 इंटू करेंगे 10, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, तो मुझे 10,12,500 रुपए की यहाँ पर रिजर्व्स के थ्रू से हेल्प चाहिए, जिससे मैं बोनस इशू यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं ये 10,12,500 कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे इकट्ठा होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक रिजर्व उठाएंगे, जो हमारे पास जनरली क्या होता है, कैपिटल रिजर्व, देन वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम, इन दोनों को पूरा पूरा ले लेंगे 180 एंड 112,500, लेकिन अभी भी हमारे पास कमी रहेगी तो हम जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, और फिर और भी अगर कुछ कम रहेगा तो वो हम लोग फाइनली P&L अकाउंट से यहाँ पर ले सकते हैं, बिल्कुल उसी कैटेगरी में यहाँ पर भी यूज किया। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को भी सबसे पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ब्लॉक रिजर्व है। ओके जी, फिर जनरल रिजर्व और जो बाकी जो कमी थी, जो शॉर्टफॉल था, वो P&L ने यहाँ पर पूरा कर दिया, टू बोनस टू शेयर होल्डर हमने यहाँ पर बोनस इशू कर दिया। इसके बाद बात करें तो ये बोनस इशू से हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे और हमारा ये जो बोनस है बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। साथ में हमको बैलेंस शीट बनाने को कह रहे हैं 30 अप्रैल को आफ्टर बोनस इशू। तो बैलेंस शीट में आपको अगेन शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाना है। ऑथोराइज कैपिटल की बात करें तो अगर आपका बोनस इशू करने के बाद इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ऑथोराइज से बढ़ जाती है तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑथोराइज को भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अपनी ऑथोराइज कैपिटल की बात करें कि वो कितनी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर देखो, अब पहले हम इसको इशूड एंड सब्सक्राइब को देखते हैं। जो हमारी प्रेफरेंस शेयर्स थे उसमें तो एज सच कोई भी बदलाव नहीं आया। प्रेफरेंस शेयर 36,000 थे, अभी भी वही है, 3,60,000 की कैपिटल थी, तो यहाँ पर 36,000 12% प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच फुली पेड अप 3,60,000 आ गया। लेकिन अगर हम लोग इक्विटी शेयर की बात करें, क्योंकि हमने और भी शेयर इशू करे हैं, तो 5,06,250 हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि पहले हमारे पास 4,05,000 इक्विटी शेयर थे और हमने इसके में 1/4 मतलब कि 1,01,250 एज अ बोनस इशू किया, तो हमारे पास जो टोटल शेयर हो जाते हैं वो हो जाते हैं 5,06,250 10 ईच फुली पेड अप। इसका टोटल बनता है 50,62,500। तो मुझे यहां पर भी ऑथोराइज इतना तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैन नेवर बी लेस देन द इशूड और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन में जो आपकी ऑथोराइज कैपिटल थी वो 45 लाख थी, हमने इसको बढ़ा के कितना कर दिया 50,62,500, बिकॉज वो इशूड एंड सब्सक्राइब से कभी कम नहीं हो सकती। हम मान के चलेंगे कि कंपनी ने वो प्रोसीजरल वर्क जो है लाइसेंस लेने का, ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने का, वो बैकएंड पे कर लिया होगा। सो आउट ऑफ अवर 1,01,250 एट द रेट 10 ईच वर इशूड बाय वे ऑफ बोनस। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पूरी हमारी बास्केट खत्म हो गई थी, सिर्फ एक ही चीज बची थी, दैट इज
P&L अकाउंट, और P&L में से भी जितना यूज हो गया था वो तो हो गया, जो हमारे पास बच गया वो कितना बचा 720, क्योंकि 9 लाख में से 180 तो हमने बोनस में ही इशू कर दिया था। ये आप लोग हमारी जर्नल में भी देख सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर P&L को डेबिट किया बाय 1,80,000 रुपीज। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर करनी है। साथ में छोटा सा वर्किंग नोट लिख देंगे कि ऑथराइज कैपिटल हमने बढ़ा दी है बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर, जो कि 56 250 है, और हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपनी अकाउंट्स पे बेस्ड है, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6A। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने इशू किए 2 लाख इक्विटी शेयर। तो ये क्या है, दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपए पे 10%, 1 रुपए का प्रीमियम। 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो आपकी अलॉटमेंट है वो बेसिकली 3+1 की हो जाती है। 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, तो 2 रुपए एप्लीकेशन के हुए, फेस वैल्यू 3 रुपए अलॉटमेंट की 5 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल की 7 रुपए, तो जो आपका फाइनल कॉल है ये कितने का हो गया, ये हो गया 3 रुपीज का। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। मिस्टर पी हु हेल्ड 20,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो मिस्टर पी जो कि एक रिच शेयर होल्डर है, उसने पूरा का पूरा पैसा फर्स्ट कॉल में ही दे दिया। तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट बन गया कॉल्स इन एडवांस का, वो आपको एडवांस में पैसा दे रहा है। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुली पेड। जो फाइनल कॉल थी वो फुली पेड थी, एक्सेप्ट आ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर को छोड़कर जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, एंड वन अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स थे। इन दो लोगों ने जिनके पास टोटल 3,000 शेयर्स थे टाइमली पैसा नहीं दिया। तो ये यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स का। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी हो रहा है और साथ में कॉल्स इन एरियर्स भी हो रहा है। दे पेड देयर ड्यू अमाउंट आफ्टर 3 months एंड 4 months रिस्पेक्टिवली। इन्होंने अपना अपना पैसा 3 महीने और 4 महीने के बाद दिया, तो उसी के अकॉर्डिंगली इन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एक बार सोचते हैं कि कितना कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो मैंने आपको क्लासेस में बहुत बार बताया, यहाँ पर जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा आपका फेवर सोचती है, और कॉल्स इन एरियर पे वो आपसे चार्ज करती है 10% पर एनम। तो वो आपको कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट देती है, 12% पर एनम, मतलब 2% आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है। All right. Along with the interest on calls in arrear, company also paid interest on calls in advance to Mr. B, जो रिच शेयर होल्डर था उसको हमने इंटरेस्ट दे दिया, और जो शेयर होल्डर हमें टाइमली पैसे नहीं दे रहे थे उनसे हमने इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज कर लिया। कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, शो वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छी खासी मार्किंग है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, प्रोराटा यहाँ पर यूज़ नहीं किया, फोर फीचर नहीं है, री इशू नहीं है, वो सब चक्कर है नहीं। सिंपली कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बस आपको ये रेट पता होने चाहिए, और जो एडवांस में पैसा दे रहा है वो कितने मंथ एडवांस में दे रहा है, और जो डिले करके दे रहा है वो कितने मंथ डिले करके दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आपकी बेसिक एंट्री रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। जो पैसा आपको एप्लीकेशन में मिला, 2 लाख आपके इक्विटी शेयर थे, और यहाँ पर 2 रुपये एप्लीकेशन की थी, तो 2 लाख इंटू 2 आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए एप्लीकेशन पे मिल जाता है। आपने इशू भी 2 लाख की शेयर की हैं, तो आपकी शेयर कैपिटल में भी वही अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अलॉटमेंट की, जो कि हमारे पास है 3+1 की। तो अगेन 2 लाख शेयर 3 रुपए तक की फेस वैल्यू है, तो 6 लाख रुपए शेयर कैपिटल में आ जाएगा, और 2 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। 3 रुपए की फेस वैल्यू, 1 रुपए का प्रीमियम, और टोटल 4 रुपए की आपकी अलॉटमेंट है। यहाँ पर अब आपको कितना रुपए मिला, आपको उतना ही मिला जितना ड्यू था। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक कुछ एडवांस कुछ एरियर नहीं चल रहा। ये कहानी स्टार्ट होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से। तो फर्स्ट कॉल हम कितने रुपए के मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख है, तो अगेन 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए, मतलब हमने 4 लाख रुपए कॉल किए, पर हमें यहाँ पर पैसा मिला कितना। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर पी, जिसके पास 20,000 शेयर्स हैं, और उसने पूरा का पूरा अमाउंट ही फर्स्ट कॉल पे दे दिया, मतलब उसने फाइनल कॉल के भी 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए, मतलब 20,000 इंटू 3 हमारे पास 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया। तो 60,000 जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट होगा 4,60,000 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए जो हमने मंगाए थे, और ये जो 60,000 रुपए क्या हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस, जो हमको एडवांस में पैसा मिला है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, बिकॉज हमको ये आगे एडजस्ट करना है।
लास्ट कॉल की बात करें दैट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल भी हमारे पास, फाइनल कॉल हमारे पास 3 रुपीज़ की है और 2 लाख क्वांटिटी है, तो 6 लाख रुपीज़ से हम इसको ड्यू करेंगे। 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ ईच, तो 6 लाख रुपए ड्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमें कितने रुपए मिले और कितने नहीं मिले ये हमको कैलकुलेट करना है। दिस इज द लास्ट कैलकुलेशन बेसिकली इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दो ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अपने पैसे नहीं दिए, 2000 शेयर पे और 1000 शेयर पे, मतलब हमें 3000 शेयर पे ये 3 रुपए नहीं मिले। दैट मीन्स हमें 9000 रुपीज यहाँ पर नहीं मिले, जो कि कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। और मिस्टर पी जो कॉल्स इन एडवांस पहले ही दे चुका है 60,000, वो भी अब हमें इस बार नहीं देगा, उसका पैसा पहले ही मिल चुका है। तो अल्टीमेटली हमें कितना पैसा रिसीव होगा, 6 लाख माइनस 60,000 जो ऑलरेडी हमें फर्स्ट कॉल पे ही मिल गया था, एंड माइनस 9,000 जो हमें अभी तक नहीं मिला। हमें टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ वो हुआ 5,31,000। उतने से ही हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को दोबारा डेबिट करेंगे 60 से, पहले हमने क्रेडिट किया था, यहाँ से ये एडजस्ट हो गया। एंड कॉल्स इन एरियर्स 9,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और हमारी ये एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। नाउ लास्ट एंट्रीज आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो हमने पहले ही पढ़ा। कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट देती है 12%, जबकि कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है 10%। और देखते हैं कितना कितना बनता है। पहले एडवांस की बात करें, मिस्टर पी ने हमें कितने रुपए एडवांस में दिए, 20,000 शेयर पे 3 रुपए, और कितने टाइम पहले हमें पैसे दे दिए और फाइनल कॉल कब होनी थी। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब उसने हमें 4 महीने पहले पैसा दिया। तो आप 60,000 इंटू 12% इंटू 4/12 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कंपनी को कितना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मिस्टर पी को देना होगा। और हमारी कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाता है 2400 रुपीज़ हमें उसको देने होंगे। तो पहले हमने एक्सपेंस मान के ड्यू करा और उसके बाद हमने शेयर होल्डर टू बैंक करके उसको पेमेंट कर दी। और लास्ट हम लोग बात करते हैं जो कॉल्स इन एरियर्स है, उसके लिए भी क्वेश्चन ने हमको क्लियरली किया कि उन्होंने अपना ड्यू अमाउंट 3 महीने और 4 महीने रिस्पेक्टिवली पे करा। तो जिसके पास 2000 शेयर थे उसने 3 महीने बाद पे करा, उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 4 महीनों के बाद पे करा, तो उसके ऊपर 4 मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसकी कैलकुलेशन भी आपको अकॉर्डिंगली करनी है। तो जो 2000 शेयर है जिसके पास, और हमारे पास जो फाइनल कॉल थी वो 3 रुपए की थी, हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज करते हैं 10%, और इसने जो हमको पेमेंट करी है वो 3 मंथ्स पे करी है, इंटू 3/12 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 150 रुपीज़, बिल्कुल वही आ रहा है। तो 150 आपका शेयर होल्डर्स टू कॉल्स इन एरियर आपकी इनकम बन जाएगी। और बाद में जब भी आपको वो पैसे देगा तो आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा, 6,000 रुपये दो जो उसको देना ही था फाइनल कॉल का, और 150 इंटरेस्ट जोड़ के देगा। 150 रुपीज़ आपके बैंक में आएगा टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर होल्डर अकाउंट, जो आपने यहाँ पर शेयर होल्डर को डेबिट किया 150, वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और ये हम लोग दूसरे शेयर होल्डर की बात करें जिसके पास यहाँ पर शेयर है 1000 और वो 4 महीने के बाद पेमेंट कर रहा है, तो उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, 1000 इंटू 3 इंटू 10% इंटू 4/12। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 रुपीज़। तो जो दूसरा शेयर होल्डर है उससे हम लोग 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एंट्री में कितना आ रहा है, 100 रुपीज़ शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और अल्टीमेटली जब ये हमें पैसा देगा तो 3,000 रुपये तो अपने फर्स्ट फाइनल कॉल के देगा और 100 रुपये इंटरेस्ट के देगा। टोटल 3100 हमें मिलेगा टू कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आपको देखने को मिल सकता है, और आपको ये पूरी कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्किंग नोट बना के दिखा के आनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट पार्ट बेसिकली इस क्वेश्चन का, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 24। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक, तो आप पासबुक को बेस रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको बाकी ट्रांजेक्शन सोच सोच के कि वो प्लस कॉलम में जाएगी या माइनस कॉलम में जाएगी आपको आंसर करना है। और इसमें कभी कभी आपको इंस्टीट्यूट एक ही कॉलम पे सॉल्यूशन देता है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आपको जो यहाँ पर फॉर्मेट बनाना चाहिए वो प्लस माइनस आइटम का बनाना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो आप प्लस माइनस फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर्स प्लस कॉलम एंड माइनस कॉलम, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है बैंक बैलेंस लिखा है, कुछ नहीं लिखा, ओवरड्राफ्ट है कि फेवरेबल है तो हमेशा हम फेवरेबल मानते हैं, सिर्फ बैलेंस लिखा होता है तो बैलेंस एज पर पासबुक इसको फेवरेबल मानते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पासबुक का बैलेंस है 75 लाख, हम लोग प्लस कॉलम में लिखेंगे
एंड अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्रीज यहाँ पर पास करके जो भी हमारा बैलेंस रहेगा कैश बुक का वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सारी एंट्रीज बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार मल्टीपल टाइम से ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है, सो ट्राई इट योरसेल्फ। आई होप ये आपको भी बिल्कुल आराम से आप इसको समझ पाएंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन और में दिया हुआ है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एएस को सेट करने का ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज क्या होता है। यू ऑल नो, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए, कंपेरेबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, कोई वेरिएशन ना दिखे अलग अलग लॉस के अकॉर्डिंगली उसके लिए बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आंसर में यहाँ पर होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और कैसे कैसे बने, वो सब भी आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही सब लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सिलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक सिलेक्टेड सेट बना रखा है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, या ब्रॉड गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल और मेथड जो चूज कर रहे हैं आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव जो हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखने को मिलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्मुलेट बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीए, इसको वापस से क्या करती है, अप्रूव करती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ पर इतना कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर चलिए एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या एडवांटेजेस हैं, रिडक्शन हो जाता है वेरिएशन में, जो लॉज हैं डिस्क्लोज करते हैं बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर कोई भी चीज़ लॉ के बियॉन्ड है उसको डिस्क्लोज करते हैं, और कंपैरिजन करने में भी ये हेल्पफुल होता है, जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो आई होप ये पूरी एमटीबी डिस्कस करने के बाद आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, पेपर पैटर्न समझ में आया होगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से उसको आंसर करना है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।